हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में एक आर्टिकल कवर करेंगे विच इज़ ऑन कॉर्पोरेट एश्योरेंस फॉर सस्टेनेबिलिटी। काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल है ये। इसमें कुछ की कंसेप्ट्स के बारे में भी बात की गई है, वो भी यहाँ पे बात करेंगे। और अगर आप मेरे पीडीएफ वगैरह को डाउनलोड करना चाहते हो तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे मैं काफ़ी सारे अपने पीडीएफ पोस्ट करता हूँ। और अगर आप मेरे सारे नोट्स, सारे पीडीएफ सबको एक साथ एक्सेस करना चाहते हो तो आप मेरा यूट्यूब चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर मैंने ऑलरेडी मोर देन 500 से भी ज़्यादा पीडीएफ पोस्ट कर दिए हैं। ओके, लेट्स बिगिन दिस टॉपिक। सबसे पहले इस आर्टिकल में हम बात करेंगे कि सस्टेनेबिलिटी चैलेंजेस फॉर बिजनेस के बारे में। अब एक चीज़ जो हमें समझनी पड़ेगी कि जो सस्टेनेबिलिटी है वो एक मेजर चैलेंज बनता जा रहा है बिजनेसेस के लिए। एज आप देख रहे हो कि ग्रीन हाउस एमिटर्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं कॉरपोरेशंस आर इंक्रीजिंगली हेल्ड अकाउंटेबल फॉर सस्टेनेबिलिटी। आज के डेट में कोई भी कहते हैं ना, क्लाइमेट को लेकर बात होती है या कुछ भी सस्टेनेबिलिटी को लेकर बात होती है तो कॉरपोरेशंस को ही सबसे ज़्यादा ब्लेम किया जाता है कि भाई वो सही तरह से रिपोर्ट नहीं करते, वो सही तरह से एश्योरेंस नहीं देते। अगर आप देखोगे तो कंपनीज भी ना फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पे उनका बहुत फोकस है। और ये आर्टिकल कहीं ना कहीं उसका जो एसेंस है ना वो इसी लाइन में जो अभी मैं बताने वाला हूँ। सारी कंपनी अपनी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करती है, राइट। आपको हर क्वार्टरली उनका पीएनएल देखने को मिल जाता है, उनके कैश फ्लोज देखने को मिल जाते हैं। लेकिन अगर उनसे सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट मांग दोगे ना तो आधे से ज़्यादा कंपनीज के पास तो सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट होती ही नहीं है। एंड दैट इज़ वाई दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि कंपनीज कहीं ना कहीं सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट भी बनाए और एश्योरेंस रिपोर्टिंग भी करे। अब इसमें थ्री प्रोसेस सिस्टम कहीं ना कहीं अब कॉर्पोरेट सेक्टर में लाने की कोशिश की जा रही है कि कॉर्पोरेट सेक्टर भी कहीं ना कहीं मूव कर रहा है टुवर्ड थ्री स्टेप सिस्टम। कि अकाउंटेबिलिटी एक तो उनकी होनी बहुत ज़रूरी है, दूसरा रिपोर्टिंग बहुत ज़रूरी है कि वो रिपोर्ट करें, और तीसरा थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होना बहुत ज़रूरी है। थर्ड पार्टी मीन्स कि जो भी आप कर रहे हो वो आप किसी थर्ड कंपनी से या किसी से ऑडिट करा रहे हो कि आपने वो चीज़ सही तरह से की है या नहीं की है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर इसके तीन स्टेप, तीन पिलर देखा जाए तो अकाउंटेबिलिटी, रिपोर्टिंग एंड थर्ड पार्टी एश्योरेंस। इवोल्यूशन ऑफ एक एश्योरेंस रिपोर्टिंग की बात करें तो एश्योरेंस रिपोर्टिंग इज स्टिल इवॉल्विंग। अभी भी एश्योरेंस रिपोर्टिंग इतनी ज़्यादा होती नहीं है, धीरे धीरे इवॉल्व हो रही है। मैनी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अभी इस सर्विस मार्केट में कहीं ना कहीं बहुत कम ही कंपनीज को कर रही हैं। बट अगर वो ऐसा करती हैं, अगर वो कहीं ना कहीं एश्योरेंस रिपोर्टिंग करती है तो उससे उनकी सिग्निफिकेंट रिवेन्यू बढ़ने के चांसेस बढ़ते हैं, क्योंकि उनकी प्रैक्टिस सस्टेनेबल हो जाती हैं। प्लस लोगों में भी उनका एक कहते हैं ना भरोसा बनता है कि ये कंपनी कहीं ना कहीं सब काम सही करती है इन टर्म्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी। सेबी की रिक्वायरमेंट की अगर बात करें तो इंडिया में सेबी जो है वो मैंडेट करता है टॉप 1000 कंपनीज को, मार्केट कैप के हिसाब से टॉप 1000 कंपनीज को वो बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट के अंडर, BRSR के अंडर उनको कहता है कि आप रिपोर्ट करिए। स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट बनाई जाती है फॉर लार्जर कंपनीज। अब बड़ी कंपनीज के लिए तो है ये अवेलेबल है, लेकिन बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो कुछ भी रिपोर्ट नहीं करती, या इसमें एक और इशू भी आता है, उसके बारे में भी बात करेंगे अभी। ग्लाइड पाथ टुवर्ड्स एश्योरेंस की बात करें, फाइनेंशियल ईयर 24-25 में अगर आप देखा जाए तो सेबी रिक्वायर्ड द टॉप 250 कंपनीज, जो ऊपर की टॉप की 250 कंपनीज है मार्केट कैप के हिसाब से, उनको उन्होंने कहा है कि आपको डेफिनेटली रीजनेबल एश्योरेंस रिपोर्ट बनानी चाहिए और वो प्रोवाइड करनी चाहिए। इन द फॉलोइंग ईयर द सप्लाई चेन विल ऑल्सो भी इंक्लूडिंग अंडर एश्योरेंस टू कंप्लाई टू द एक्सप्लेन प्रोसेस। अब आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं जो सप्लाई चेन वाला पूरा प्रोसेस है वो भी आपको एश्योरेंस के अंडर लेकर के उसकी भी एक्सप्लेनेशन आपको देनी पड़ेगी। लैक ऑफ यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स की बात करें तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो बड़ा चैलेंज है वो ये है कि कोई रेगुलेटरी इस तरह का फ्रेमवर्क अवेलेबल नहीं है जिसके बेस पे आप एश्योरेंस रिपोर्टिंग करवा सको, राइट। तो उसकी वजह से यूनिफॉर्मिटी नहीं है, जो कि वेस्टर्न कंट्रीज में अवेलेबल है बट अभी हमारे पास इतनी ज़्यादा नहीं है। सस्टेनेबिलिटी इंश्योरेंस की कितनी इंपॉर्टेंस है या क्या इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले इससे तो ये फायदा होगा कि ऐसे बहुत सारे रिस्क जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिपोर्ट नहीं होते वो यहाँ पे डेफिनेटली कवर हो जाएंगे और कंपनीज को फ्यूचर प्रूफ भी बना पाएगा। कई बार कंपनीज को भी नहीं पता होता कि वो सस्टेनेबल बिजनेस की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं और आने वाले टाइम में उनका बिजनेस बंद हो जाएगा। ग्लोबल फ्रेमवर्क की अगर बात करें तो ओवरऑल इंटरनेशनल फ्रेमवर्क जो अवेलेबल है उसमें ISAI 3000 है, SAI 3410 है, ISO 14000 है। बट एट द सेम टाइम अभी रिसेंट चेंज आया है, ISAI जो है उस 3000 को रिप्लेस करके अब जो नई आ रहा है उसकी जगह पे वो आ रहा है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन सस्टेनेबिलिटी इंश्योरेंस 5000। तो बेसिकली पिछला वाला 3000 वाला चेंज होकर के 5000 वाला। यूरोपियन और यूएस स्टैंडर्ड्स की अगर बात करें तो यूएस में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी कॉमन है और वहाँ पर ऑलरेडी इसकी गाइडलाइंस बनी हुई है। वहाँ पर 12 स्टैंडर्ड्स अवेलेबल हैं ERS-RS के अंडर, यूएस सेक के अंडर इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसमें क्लाइमेट रिलेटेड डिस्क्लोजर्स भी देने पड़ते हैं। ग्रीन वॉशिंग, अब ये मैंने आपको कहा था ना एक इशू और है यहाँ पर, वो एक इशू ये है कि बहुत सारी कंपनीज ग्रीन वॉशिंग करती है। ग्रीन वॉशिंग क्या होता है? ग्रीन वॉशिंग ये होता है कि कंपनीज कहती हैं कि हम सस्टेनेबल हैं, कंपनी कहती है हम इको फ्रेंडली है,
कंपनी कहती है हम क्लाइमेट का ध्यान रखते हैं, लेकिन उतना वो है नहीं एक्चुअली में, ठीक है। वो कहीं ना कहीं ओवर स्टेट करके चीज़ों को बताते हैं, बट एक्चुअली में ना तो उतना वो कंसर्न है और ना वो सस्टेनेबल बिजनेस की तरफ सोच रहे हैं। और इसी वजह से पीछे गवर्नमेंट ने इसके ऊपर गाइडलाइंस भी निकाली थी। तो अगर आप ग्रीन वॉशिंग के ऊपर एक लेक्चर चाहते हो मुझसे, तो प्लीज़ आप कमेंट में ग्रीन वॉशिंग लिख के जाना, तो मैं ग्रीन वॉशिंग के ऊपर भी एक सेपरेट लेक्चर लेकर आऊँगा, ठीक है। और अब सेबी ने भी ग्रीन डेप्ट सिक्योरिटीज़ के ऊपर कुछ गाइडलाइंस बनाई हुई हैं। मल्टी जुरिस्डिक्शन प्रेशर्स यहाँ पे क्या है, तो मल्टीनेशनल कंपनीज जो है उनके पास तो कहीं ना कहीं एक प्रेशर है, उनको कहीं ना कहीं कि उनको तो उनके पास उनको रिपोर्ट करना है, लेकिन जो स्मॉलर कंपनीज हैं वहाँ पे कहीं ना कहीं मेजर चैलेंज है, क्योंकि उनके पास वेंचर कैपिटलिस्ट की बैकिंग तो है, बट उनके पास कॉम्प्लायंस को, फ्यूचर कॉम्प्लायंस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए रिसोर्सेज हैं या नहीं है, वो एक बड़ा चैलेंज है। लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की बात करें तो सस्टेनेबल रिपोर्टिंग एंड एश्योरेंस आर ऑनगोइंग प्रोसेस। अभी कहीं ना कहीं ये एक कहते हैं ना कि अभी उभर रहा है, इट्स अ न्यू कंसेप्ट कहीं ना कहीं। और इसको कहीं ना कहीं वन टाइम रिक्वायरमेंट की तरह ना देखा जाए, ये एक ऐसी चीज़ है जो कहीं ना कहीं कंपनीज को इन हाउस डेवलप करनी पड़ेगी, और आने वाले टाइम में सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को सिर्फ फॉलो नहीं करना है, उनको रिपोर्ट भी करना है। तो हमने ये पूरा टॉपिक अब पढ़ लिया है, तो अब देखते हैं कि मैं आपके सामने कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस रखूंगा। आई होप कि आप इन क्वेश्चंस को आराम से कर पाओगे। कमेंट सेक्शन में इनका आंसर छोड़कर जाना, ओके। तो जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर मेरी तरफ से आपके लिए, दैट इज ऑन व्हाट आर द मेन रीजन फॉर ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ सस्टेनेबल एश्योरेंस इन बिजनेस। अब क्यों, ये रीजन क्या है इसके ग्रोथ का, तो आप मुझे इसका आंसर बताना, ओके। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे है, व्हाट इज द सेबी रिक्वायरमेंट फॉर टॉप 250 कंपनीज के लिए, सेबी ने क्या रिक्वायरमेंट बना के रखी है 24-25 के लिए, वो आप यहाँ पर मुझे बताना। उसके ऑप्शन आपके सामने आ रहे हैं। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड इज एक्सपेक्टेड टू रिप्लेस ISAI 3000 को, कौन सा वाला इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो है एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम कि वो उसको रिप्लेस कर देगा, राइट। और क्वेश्चन नंबर 4 है कि व्हाट टर्म इज यूज टू डिस्क्राइब द एक्ट ऑफ ओवरस्टेटिंग ऑफ कंपनीज सस्टेनेबल एफर्ट्स को, जो ओवरस्टेट करती हैं उस पर्टिकुलर टर्म को हम क्या बोलते हैं। उसका आंसर भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, कमेंट सेक्शन में आपके आंसर्स का इंतजार रहेगा। आई होप कि आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप मेरे इस सीरीज़ को पसंद कर रहे हैं जो मैं ESI और फाइनेंस और इनके ऊपर लेकर आ रहा हूँ, तो आप प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करना, और अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी।